हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करने जा रहे हैं क्योंकि ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो बायनोमियल थ्योरम हम पिछले सेशन में कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी देखा कि भाई हमारे पास समस्या क्या बची थी जब हम किसी एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी की जो भी पावर है, पावर एन मान लीजिए, कोई भी घात है, तो जब एक्सपेंड करते हैं तो हमें पता लग गया कि कितनी टर्म्स आएंगी, वो हम इजीली पता लगा पा रहे हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि भाई जो पॉजिटिव इंटीग्रल है, धन पूर्णांक है, उनके लिए जो द्विपद प्रमेय है कैसे हम अप्लाई करते हैं। मतलब जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो जितनी घात होती है पद उससे एक अधिक मिलेगा, ये पता लग गया। जो पद आएंगे, ठीक है, उसमें ए की पावर कैसे हम घटती जाती है और बी की कैसे बढ़ती जाती है, ये हमें पता लग गया। दोनों की पावर का सम हमेशा ए प्लस बी की जो पावर है उसके बराबर होना चाहिए, ये पता लग गया। दिक्कत सिर्फ आ रही थी इसके कोफिशिएंट में, तो पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से हमने कोफिशिएंट का भी पता लगा लिया। अब दिक्कत क्या थी? अब दिक्कत ये है कि भाई अगर कोई मुझे ग्रेटर पावर निकालनी है, ग्रेटर पावर के लिए कोफिशिएंट निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे पूरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसीलिए भाई हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं और हम वहां से रैंडमली जो भी टर्म हमें चाहिए होगी उसका हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट से। एक बार कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद हम पास्कल्स ट्रायंगल बनाएंगे विद हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब क्या करना है हमें, देखिए। अब ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ना, ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। तो लिखिए पास्कल्स पास्कल्स ट्रायंगल यूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। तो भाई कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करके हम पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम पावर यानी घात, है ना, और यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स। तो अगर हमारे पास घात है 0, ठीक है, तो अगर हमारे पास घात है यहाँ पे 0, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट 0C0। ठीक है, अब 0C0 की वैल्यू क्या होती है? बताया था NC0 की वैल्यू 1 होती है। देखिए यहाँ पे इनको अप्लाई करना अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि 0C0 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा लिख देंगे हम, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों पे। उसके बाद अगर मेरे पास घात है 1 या फिर 2, 3, 4, 5, 6 तक ही किया था ना, यहाँ भी 6 तक ही लिखेंगे। और फिर देखिए कि हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं अपने कोफिशिएंट्स। यहाँ पे आ जाएगा, क्या है आपके पास, 1 है तो 1C0 एंड ये आ जाएगा 1C1। 1C0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और 1C1 की वैल्यू N की वैल्यू भी 1 होती है। देखिए अभी हमने यहाँ पे किया था, कहाँ गया, ये देखिए NCN और NC0 दोनों की वैल्यू 1 है, तो डायरेक्टली लिख दी हमने, क्या दिक्कत है। अब अगर घात 2 है, पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2C0 फिर 2C1 एंड 2C2, इनकी वैल्यूज हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2C0 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और 2C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा सीधा, है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको भी ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अब अगर मेरे पास है 3C0, क्या वैल्यूज होंगी इनकी, फटाफट लिखते जाएंगे। 3C1, 3C2, 3C3, ये तो डायरेक्टली हमें पता लग गया। तो ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए 3C1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो होना चाहिए। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये आपस में कट गए, यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया, तो मैं 3 लिख देता हूँ। क्या इसको भी सॉल्व करेंगे आप? तो देखिए हमें पता है कि जो आपका एक और आइडेंटिटी है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, ठीक है। तो अगर 3C2 है या फिर 3C3 - 2 है, बराबर होगा, दैट मीन्स 3C2 जो है वो 3C1 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने बता दिया, अब हर बारी हम यही चीज यूज करेंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, इसीलिए हमने इसको 3C2 को 3C1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ये आ रहा, कितना आ रहा, 3, यहाँ पे 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी 3C1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तो दोबारा क्यों निकालें भाई, यहाँ पे सीधा हम 3 लिख देंगे, है ना। समझ में आ रहा ना ये? अब देखिए अगर बात आती है पावर 4 की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 4C0, 4C0 की वैल्यू 1 थी, चलो 4C1 क्या होगी इसकी वैल्यू, 4C2, 4C3 एंड 4C4, इसकी वैल्यू भी 1 है। जो ये बीच की वैल्यूज हैं ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो 4C1 की वैल्यू क्या होगी, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 - 1 3 फैक्टोरियल। तो ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देते हैं, कट गए, 4 आ जाएगा। तो अगर ये 4 आ गया, 4C1 है, तो ये भी 4C1 के बराबर होना चाहिए, 4C3 भी 4C1 के बराबर होगा, और ये भी 4 आ जाएगा। 4C2 को हम करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, यानी 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। सिंपल है। तो यहां पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मेरे को घात 5 वाला नहीं चाहिए, घात 6 वाला निकालना है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखिए 6C0 यहाँ पे निकालेंगे, 1 आ जाएगा, फिर 6C1, फिर 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड 6C6, इनकी वैल्यू तो 1 है। अब 6C1 की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तो 1 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये आ गया 6 - 1 5 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 6C1 के बराबर है, तो इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद 6C2 की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा आपस में, 2 इंटू 1 है, तो ये 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15।
62 के बराबर ये भी है, तो इसको भी मैं डायरेक्टली 15 लिख सकता हूँ। क्या बचा अब? ये बचा है 63, इसकी वैल्यू और निकाल लेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 5 इंटू 4 20 आ गया। देखिए डायरेक्ट वैल्यू आ गई किसकी? ये अगर घात 6 है, अगर घात 10 है तो भी हम डायरेक्टली कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए अब जो पास्कल्स ट्रायंगल है, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल पूरा नहीं बनाना पड़ा हमें, है ना, डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यूज आ गई इसकी, है ना, बीच में ये वाले सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है अब। जैसे देखिए अब हमें अगर निकालना है a प्लस बी की पावर 7, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि एन सी 0, एन की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लूं 7C0 इंटू, या डायरेक्ट लिख लेते हैं a की पावर 7 b की पावर 0 प्लस 7C1 a की पावर 6 और b की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पे 7C2 a की पावर 5 b की पावर 2 प्लस 7C3 a की पावर 4 b की पावर 3। इन पावर्स का सम 7 होना चाहिए हमेशा, है ना, अगर यहाँ पे इसकी घात 7 है तो, प्लस 7C4 a की घात 3 b की घात 4 प्लस 7C5 a की घात 2 b की घात 5 प्लस 7C6 a की घात 1 और b की घात 6 प्लस 7C7 a की घात 0 और b की घात 7, है ना। सिंपली हमने लिख दिया, सॉल्व करके अगली लाइन में आंसर भी आ जाएगा। अब a और b की जगह कुछ और होता तो उसकी वैल्यू भी इजीली निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब 7C0 क्या होगा? 1 होगा, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, है ना। और a की घात क्या हो जाएगी यहाँ पे? a की पावर 7, b की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे ये भी 1 हो गई। प्लस 7C1 कितना होता है ये देखते हैं। 7 फैक्टोरियल, है ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लेते हैं सीधा, ताकि ये डिनोमिनेटर से कट जाए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 a की पावर 6 और b एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, प्लस 7C2, ठीक है, 7C2 क्या आएगा ये देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, 7 या 21 आ गया 21, ठीक है। थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये 21 a की पावर 5 b की पावर 2 प्लस फिर क्या है हमारे पास 7C3, 7C3 है ना, तो इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 7C3 7C4 के बराबर होगा, 7C2 7C5 के बराबर होगा, 7C1 7C6 के बराबर होगा। तो इसीलिए यहां तक तो हमें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल आ गए, ये कट गया आपस में। और हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ये 6 से 6 कट गया, 7 इंटू 5 35, 35 a की 4 b की 3। अब जो वैल्यूज आ गई तो इसका यूज करेंगे हम पूरा आइडेंटिटी का। कौन सी आइडेंटिटी? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसका भरपूर यूज करेंगे यहाँ पे, देखना अच्छे से। जो हमारा 7C3 है वो किसके बराबर है? 7C4 के बराबर है, तो 35 a की पावर 3 b की पावर 4 प्लस जो 7C4 है उसकी वैल्यू भी आ गई है,
अब 7c5 है वो किसके बराबर है, 7c2 के बराबर है। और 7c2 की वैल्यू कितनी आई थी, 7c2 की वैल्यू 21 आई थी, तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे और ये हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 5। 7c6 7c1 के बराबर है और 7c1 की वैल्यू 7 आई थी, तो ये लिख लेंगे a b की पावर 6 प्लस 7c7 7c0 के बराबर, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी इंटू a की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, और b की 7। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे खाली a की पावर 7 हो जाएगी ये, है ना, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ a की पावर 7 और यहाँ पे ये b की पावर 7 है। दैट्स इट। देखा कितनी आसानी से हमारे पास आ गई है ना। इसका एक्सपेंशन सारे हमने इसके कोफिशिएंट्स इजीली निकाल लिए हैं, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी तरह से और भी आप वैल्यूज निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे a प्लस बी है, इसकी पावर अगर 13 होती तो क्या एक्सपेंशन आता। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। फिर अगर मैं n टर्म्स के लिए करूं तो इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो जो हैं इनको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए हैं आपके। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने पास्कल्स ट्रायंगल सीखा है आज, है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, फिर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है अच्छे से। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम जो भी आपकी जितनी भी पावर्स एक्सपेंड करने हैं इजीली हम कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।